अपनी स्क्रीन पर एक महिला और एक पुरुष को आप लोग देख सकते हैं। दोनों कितने खुशहाल दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ही खुश हैं और आपस में बड़े ही प्रेम प्यार से रहते हैं। लेकिन रुकिए जनाब, तस्वीरें अक्सर सच बयान नहीं करती। उनमें जो दिखाई देता है वो अक्सर झूठ और बनावटी होता है, और अक्सर बनावटी ही होता है। तस्वीर में जो महिला आपको दिखाई दे रही है उसका नाम ममता है, और उसे छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। महिला अपने पति के घर से 6 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर कनाडा भाग गई थी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उसे रायगढ़ पुलिस द्वारा भारत में वापस बुलाया गया, और उसके बाद जब पुलिस को लगा कि ये वापस कनाडा जाने की तैयारी में है तो उसके खिलाफ एक रुकावट नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद उसे कनाडा जाने से रोक दिया गया। फिलहाल ममता के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसे जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट में अब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, और उसके खिलाफ जितने भी सबूत पुलिस के पास हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ममता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद वो अपने पति को छोड़कर कनाडा में गई थी, वहाँ रह रही थी। उसके बाद उसे भारत वापस बुलाया गया, फिर उसकी देख रेख की गई कि कहीं वो वापस ना चली जाए। नोटिस जारी होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर में जो पुरुष आपको दिखाई दे रहा है इस महिला के साथ, वो इसका पति सोमवीर है, और सोमवीर की शिकायत के बाद ही रायपुर पुलिस ने ममता के खिलाफ यह नोटिस जारी कर उसे भारत वापस बुलाया था। आइए आपको शुरुआत से बताते हैं कि मामला क्या है। पानीपत के गांव नांगलखेड़ी की रहने वाली ममता की शादी झज्जर के गांव गोछी के रहने वाले सोमवीर के साथ 3 फरवरी 2013 को हुई थी। 14 अप्रैल 2021 को, माफ़ कीजिए, 4 अप्रैल 2021 को महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत देने पानीपत के सेक्टर 29 के थाने पहुंची। पुलिस ने पति पर गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना और ससुर पर छेड़खानी सहित महिला के जेठ जेठानी और सास पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को दी शिकायत में ममता ने बताया कि उसके पिता ने शादी में 30 लाख रुपए कैश और 15 तोले सोना दिया था। उसके बाद ही उसके फेरे हो पाए थे, जिसके बाद जब वह ससुराल गई तो उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसने आरोप लगाया कि सोमवीर के अपनी ही भाभी के साथ नाजायज संबंध थे, और जब वह 2 माह की गर्भवती थी तो उसे हल्का सा बुखार आया था, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाकर धोखे से उसका गर्भपात किया गया। ससुरालियों ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट में काम करने के लिए उससे 30 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद उसने किसी तरह से 10 लाख रुपए लाकर अपने ससुरालियों को दिए। इसके बाद व्यापार के लिए उससे 28,60,000 रुपयों की मांग की गई थी। ये रुपए भी उसने किसी तरह से लाकर अपने ससुराल वालों को दिए, लेकिन जब वे पैसे वापस मांगने लगे तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। पहले तो संबंधित थाने की पुलिस, जो सेक्टर 29 थाना पुलिस है, उसने अपनी जांच की इस मामले में, जिसके बाद ये जांच पानीपत डीएसपी वीरेंद्र सैनी तक पहुंची, जिसमें उन्होंने पाया कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं, चाहे वो गर्भपात का आरोप हो या फिर ससुर पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप। क्योंकि पति सोमवीर ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो इसलिए वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहता है, लेकिन जो सोमवीर का परिवार है वो झज्जर के गांव गोछी में रहता है। साथ ही महिला दहेज प्रताड़ना के जो आरोप इसने लगाया था उसके संबंध में भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, तो यह आरोप भी झूठा निकला। वहीं जब 12,75,000 की ट्रांजैक्शन की जांच हुई तो उसमें पाया गया कि यह सोमवीर और ममता के पिता के बीच कोई पुराना लेन देन का मामला है, इसका दहेज से कोई संबंध नहीं है। महिला के सभी आरोप जब झूठे पाए गए तो उसने अम्बाला में
गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी, जिसके बाद गृह मंत्री ने मामला करनाल में मधुबन है वहाँ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। यानी कि मधुबन क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की, जिसमें ये आरोप फिर से झूठे पाए गए। लेकिन महिला इसके बाद भी पंचकुला डीजीपी के पास पहुंची, जहां उसने मामले की जांच के लिए अपनी अर्जी लगाई। लेकिन जब डीजीपी पंचकुला के आदेशों के बाद इस मामले की जांच हुई तो उसमें भी यह पाया गया कि महिला झूठ बोल रही है, उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जब महिला झूठी पाई गई तो उसे पुलिस द्वारा जो आरोप उसने लगाए थे वो मामला निरस्त कर महिला के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया गया। और महिला के पति का कहना है, यानी कि सोमवीर ने बताया कि उसने अपने साले और ससुर को 3 करोड़ रुपए दिए थे और कनाडा में उसी ने अपने साले को सेटल करवाया था। लेकिन जब सोमवीर अपने पैसे वापस मांगने लगा तो ससुराल वालों ने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, उसे धमकियां दी जाने लगी और उसे झूठे आरोपों में फंसाना चालू कर दिया। वहीं सोमवीर के वकील का कहना है कि अभी तक दोनों पति पत्नी हैं, उनके बीच कोई तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि जो तलाक की याचिका है वो ममता ने दायर की थी और वो चाहे तो सोमवीर के साथ रह सकती है। लेकिन ममता ने जो घर से चोरी की है उसका हिसाब उसे देना होगा और रिकवरी के लिए एक याचिका कोर्ट में डाल दी गई है, एक केस कर दिया गया है। और ये भी पाया गया, जो वकील का कहना है कि ममता ने विदेश जाने के लिए खुद ही अपना अबॉर्शन करवाया था। उसने जो सोमवीर पर आरोप लगाया है वो झूठा है। पहली बात तो इनकी तरफ से हमारे यहाँ कोई ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, ना हमने पैसे की डिमांड की। हमारी ओर से सोमवीर के अकाउंट से, सोमवीर के फादर के अकाउंट से 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास आया हुआ है, तो दहेज मांगने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वे सारी ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़, जिस समय पे ये कहती है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मारपीट की गई, मेरे बच्चे की हत्या की गई, उस समय पे ये औरत एफिडेविट सबमिट करती है एजेंसी को, विदेश विभाग को वीज़ा बनवाने के लिए, और उसमें लिख के देती है मैं सोमवीर से अलग रहती हूँ और तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो विदेश जाने के लिए वो एफिडेविट सबमिट करती है और ये विदेश भागने में कामयाब भी होती है। तो वो एफिडेविट, वो डॉक्यूमेंट आए हमारे। जब ये हमारे पास ही नहीं रहती थी तो किस प्रकार की प्रताड़ना हमने की, या किस प्रकार का हमने इससे टॉर्चर किया, या किस प्रकार से हमने इससे दहेज मांग लिया, बच्चे की हत्या कैसे कर दी इससे। ये कहती है पेट में बच्चे की हत्या की, हमने कोई मेडिसिन दे दी। अरे भाई, तुम हमारे साथ रही हो तो मेडिसिन देंगे ना हम। तुम्हारे पेट में बच्चा था, इसकी जानकारी पति को ना होते हुए तुमने उसका अबॉर्ट करा दिया विदेश जाने के लिए। उल्टा एलिगेशन तुम्हारे ऊपर पति के द्वारा लगता है। इसके बाद हमारी जांच में आया कि सोमवीर जिस समय पे इसने बताया कि इस दिन मेरे साथ मारपीट हुई, इस समय पे हुई, सोमवीर उस समय वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। उसकी कंपनी में उसकी हाजिरी लगी हुई थी और वो रायगढ़ में बैठा हुआ था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉल्स केस ये डिक्लेयर हुआ। ममता ने कितने पैसे की ट्रांजैक्शन टोटल कर रखी है? लगभग 1 से 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन उसने कर रखी है। अब जिस तरह ये मामला दर्ज हुआ है 182 में ऑफिस के ऊपर, क्या इस पैसे की भी रिकवरी होगी? इस पैसे की रिकवरी के हमने केस डाले हुए हैं। एक केस हमारा छत्तीसगढ़ कोर्ट में चला हुआ है, रायगढ़ में। एक केस हम यहाँ पे पानीपत में डेफामेशन का फाइल करेंगे, और एक केस इसको क्रिमिनल पनिशमेंट देने के लिए फाइल करेंगे कि औरतों को भी ये सबक मिलना चाहिए, जिस प्रकार से वे झूठे केस एक काउंटर के लिए, मतलब कुछ हुआ या नहीं हुआ, तुरंत केस 498 का फाइल कर देती है, तो उनको भी सबक मिलना चाहिए कि इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग ना करें। पहली बार SHO लेवल पे जांच हुई, जब ममता सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर SP लेवल पे जांच हुई, पानीपत SP ने जांच की, वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुई। IG ममता जी थी यहाँ पे, ममता जी के द्वारा फिर रिकमेंड की गई जांच, तीसरी बार तब हुई। चौथी बार जब जांच हुई तब ये DGP के एप्लीकेशन लगाने के बाद, होम मिनिस्टर में जब मैं एप्लीकेशन लगाई अनिल विज के यहाँ, तो DGP ने नीचे भेजी और मधुबन पुलिस को इसका चार्ज दिया कि वो जांच करेगी। वहाँ पे मधुबन पुलिस ने जांच की, हमने वहाँ बयान दर्ज कराए, एक एक आदमी के कराए, रिकॉर्ड हुए हमारे, छत्तीसगढ़ से भी आदमी आए, उन्होंने भी हमें क्लीन चिट दी। और क्लीन चिट मिलने के 4 जगह से मिलने के बाद पानीपत पुलिस ने 182 का राइट पुलिस को होता है, पुलिस ने अपने आप 182 का एक्शन लिया। और पुलिस की मैं इसमें प्रशंसा करूंगा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ऐसी कार्रवाई करे। 182 पुलिस ने दर्ज किया अपने आप। क्या दोनों के बीच तलाक हो चुका था? नहीं, दोनों के बीच डाइवोर्स नहीं हुआ है, अभी दोनों हस्बैंड और वाइफ ही है। जब तक डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है इन्होंने, ममता के द्वारा फाइल कर रखा है, लेकिन हमने उसमें तलाक देने से मना कर दिया कि आए रहे हमारे साथ,
अगर उसकी मर्जी है तो रह सकती है। देखो ये तो ऐसा है कि भाई आप वो पैसे लौटाए तो रह भी सकती है। हाँ बिल्कुल, देखो हिसाब तो बाप बेटे का, फिर उसमें पत्नी को क्यों छोड़ा जाए? अगर पत्नी ने घर में ही चोरी किया है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको। नाम बता दो भैया। नरेंद्र भिवाण, एडवोकेट, पानीपत कोर्ट, 594 चैम्बर है मेरा। सोमवीर जी गोच्छी गांव से है, जो अपने हरियाणा में ही पड़ते हैं, और वो काम करते हैं रायपुर। तो उनकी शादी हुई थी नांगलखेड़ी गांव में, ममता नाम की लड़की थी। जब तक उनके पास वहाँ पे फंड रहा, पैसा रहा, जब तक सोमवीर को वहाँ पे लूटना था, तब तक उन्होंने लूटा उसको। ट्रांजैक्शन होती रही, पैसे का लेन देन होता रहा, काफ़ी फंड सोमवीर की अकाउंट से इधर पानीपत इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा। जब सोमवीर ने उस पैसे की मांग की, उनसे अपना पैसा वापस मांगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फॉल्स केस बना दिए, झूठे केस 498 का, और साथ में उसके अन्य धाराएं लगाई, जैसे बच्चे की हत्या का, कि पेट में बच्चे को मारा गया। सोमवीर बड़ा आश्चर्यचकित रहा इस चीज़ से कि बच्चे की हत्या कब कर दी मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी हुई थी। वो आया, हमसे मिला, बहुत सारे फैक्ट निकल के सामने आए। जैसे बीच में ममता एक बार पूरा का पूरा अपना बस्ता पैक करके सोमवीर को झांसा दे के और देश छोड़ के भाग चुकी थी। सोमवीर ने बताया उसमें कि हमने इसको विदेश से वापस बुलाया, हमने इसके ऊपर चार्जेस लगाए, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन पानीपत पुलिस से कराई। 498 का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा आपके सामने है, ये केस नंबर है 164, 9/4/2000 इसको दर्ज हुआ, ये 2021 में 9/4/2021 को दर्ज हुआ। और इस केस में एक बहुत बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, अलग अलग एजेंसियों ने की। पानीपत पुलिस ने हमें क्लीन चिट दी, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की डीजीपी को, होम मिनिस्टर को फाइल की। डीजीपी के वहाँ से जांच आई, विजिलेंस की जांच आई, और मधुबन पुलिस ने हमारी जांच की। उसके बाद हमें क्लीन चिट मिली, और देन आफ्टर वी फाइल द एप्लीकेशन, और 182 में फिर कार्रवाई हुई, और झूठा पर्चा देने के ममता के खिलाफ एलिगेशन में उसको अपराधी अब बनाया गया पानीपत पुलिस द्वारा। किस एवज में ले रहे थे पैसे? सोमवीर की अपनी वहाँ पे फर्म है, काफ़ी अच्छा उसके पिताजी का काम है, और वहाँ पे जो कोल माइनिंग का काम है, वहाँ पे उसके कैंटर ट्रक काम करते हैं। तो उस फर्म में ममता को इन्होंने जैसे एज ए वाइफ पार्टनर बनाया। तो पार्टनर बनाने के बाद ममता ने खुद ट्रांजेक्शन, वो अपने फादर के अकाउंट में, अपने ब्रदर के अकाउंट में, मोटी ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए की वो खुद की, और वापस मांगने पर उसके खिलाफ ये केस दर्ज कराया। जो 182 वापस दर्ज हुई है, ये किस आधार पे है? झूठा मुकदमा दर्ज कराने की एवज में जो ये केस इन्होंने लगवाया था, FIR नंबर 164 थी 2021 की, इसमें 313 थी, 323, 354, 406, 498A, 506, जिस प्रकार से महिलाएं दुरुपयोग करती है अपने अधिकारों का जो उन्हें मिले हुए हैं, दहेज उत्पीड़न का अधिकार मिला हुआ है, कि पति के खिलाफ उसको एक वे काउंटर ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल करती है, पूरे देश में झूठे केस दर्ज कराती है। सेक्टर थाना के जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर राकेश, उनका कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जांच के बाद सभी आरोप झूठे निकले, बेबुनियाद निकले, तो मुकदमा खारिज करते हुए महिला के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। साथ ही महिला ने जो कहानी बताई थी, जिसमें कि ससुराल में इंग्लिश सीट ना होने को लेकर जो विवाद हुआ था, वो भी झूठी निकली। 21 में ममता डॉटर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था, जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गर्भपात हो गया उसका, कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। तो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ में उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली, और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर सुखबीर के खिलाफ कर दी, और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है।
सर पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मतलब कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार बनते हों तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ, उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की गई। ये बनाया गया उनका दुरुपयोग भी होता है, हाँ, ये सबक है लोगों को। ये तो मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि कोई भी गलत पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा और उसके खिलाफ 182 हम जरूर करेंगे और इसकी शुरुआत एसपी साहब ने पहले भी करवा दी गई है, काफ़ी मुकदमों में और थानों में भी हुई है 182 और मैंने भी किया, और भी जो मुकदमे हम कैंसिल करते हैं उसमें 182 की कार्रवाई करेंगे। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत दरख्वास्त देगा, हमें शिकायत भी गलत देगा, उस पर भी कर सकते हैं। सर 182 में सर किस तरह की कार्रवाई होती है? 182 एक कलंदरा होता है, एक शिकायत के ऊपर इसकी पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट में चलती है, पूरी सुनवाई होती है, जैसे मुकदमे की सुनवाई होती है और 6 महीने की सज़ा भी है। सर क्योंकि 2-2.5 साल ये करीबन जांच चली है जगह जगह पर, तो ऐसे में वो जो हस्बैंड था, पति था, वो काफ़ी हरासमेंट झेल रहा है। हाँ, इसीलिए उसके जो हरासमेंट उसके पति ने परिवार एक्चुअल जिसके खिलाफ केसेस होता है वो हरास होता है, मेंटली भी हरास होता है और फिजिकली भी होता है, उसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है, एविडेंसेस भी देनी पड़ती है कि मैं बेकसूर हूँ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो 182 कार्रवाई की, और कानून भी कहता है कि जिसने किसी को हरास किया और गलत हरास किया, झूठा हरास किया, उसके खिलाफ 182 करो। कहाँ पुलिस साथ है हस्बैंड के फिलहाल? हाँ। कहाँ की रहने वाली थी महिला? ये महिला नंगलखेड़ी की। सर इसमें कोई लड़के को कंपनसेशन भी मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। कंपनसेशन वाली कोई बात नहीं है, तो ये चलेगा, कोर्ट में चलेगा, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट की है। मानहानि अगर जो चाहे। अब मामले को देखकर यही समझ में आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। और वैवाहिक जीवन में ये जो मामले हम देखते हैं, पति पत्नी में आपसी अनबन है या तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा ससुराल पक्ष पर और पति पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जो कि अक्सर देखने को मिलते हैं कि पति पर दहेज का, मारपीट का मामला है, सास पर भी दहेज और मारपीट का मामला है, पति के जो भाई हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, यानी महिला के देवर जेठ और अपने ससुर पर वो छेड़खानी का आरोप लगा देती है, क्योंकि वो पुरुष हैं। अब सास है तो वो महिला उस पर छेड़खानी का आरोप तो नहीं लग सकता, लेकिन जो पुरुष हैं घर में, देवर जेठ ससुर, उन पर ये आरोप लगा दिए जाते हैं। और महिलाओं के जो मतलब हम देखते हैं कि मायके वाले हैं, माता पिता, वो भी उन्हें किसी तरीके से इस काम में सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सा हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इन कानूनों का जो दुरुपयोग किया जाता है और कैसे इसमें पुरुष फंस जाता है। और एक 12,75,000 की ट्रांजैक्शन की जांच हुई थी, उसमें पाया गया कि कोई पुराना लेन देन है, तो कैसे इसे भी दहेज का मामला जो है दिखा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप भी सावधान रहें, क्योंकि किसी के पर भी ऐसा मामला हो सकता है। इसमें अक्सर ये मामले झूठे ही पाए जाते हैं या फिर कई बार शिकायतें वापस ले ली जाती हैं, कोर्ट से मामले वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी बदनामी इन चीज़ों में होती है। तो आप भी सावधान रहें ऐसे मामलों से, और महिलाओं से खास अपील है, और जो महिला के परिवार वाले, कि ऐसा ना करें। अब ये महिला पकड़ी गई, जांच में दोषी पाई गई तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो बच जाती हैं और अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाती हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, जो आप हमें इस बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।